अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने देश में होने वाले हंगर स्ट्राइक को कमज़ोर करने के लिए, अवाम पर प्रेशर और दबाव बनाने के लिए, उनके प्रोटेस्ट को कमज़ोर करने के लिए आज यमन पर उसने हमला कर दिया, एयर स्ट्राइक कर दिया। लेकिन इसके बावजूद कुछ फ़र्क नहीं पड़ा और इसराइल में आज जिस तरह का एहतजाज हुआ है, जिस तरह का प्रोटेस्ट हुआ है और अभी तक वह एहतजाज जारी है, इससे बेंजामिन नेतन्याहू की नींद हराम हो चुकी है। और इसराइली अवाम साफ लफ्ज़ों में कह रही है, जब तक जंग का खात्मा नहीं होगा, इसराइली सेना गज़ा पट्टी से बाहर नहीं निकल जाती और हमास की शर्तों को मानकर जंग के खात्मे का ऐलान नहीं किया जाता, होस्टेज को वापस नहीं बुलाया जाता, उस वक्त तक अब हम सड़कों से हटने वाले नहीं हैं, एहतजाज ख़त्म होने वाला नहीं है और अब पूरी दुनिया से बेंजामिन नेतन्याहू पर प्रेशर बनने वाला है। इधर जब इसराइल की ही अवाम अपनी सरकार के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही है, बेंजामिन नेतन्याहू के घर का मुहासरा हो चुका है। गज़ा पट्टी में भी अल-क़स्साम ब्रिगेड ने, अल-क़ुद्स ब्रिगेड ने और दूसरे रेजिस्टेंस फोर्स के ग्रुप ने इजरायली आर्मी को चुन चुन कर मारा है। इजरायली आर्मी के कई कमांड एंड कंट्रोल को निशाना बनाया है, आर्मी कैंप को निशाना बनाया है। इजरायली आर्मी के कई हथियारों का जहां ज़ख़ीरा था उसको टारगेट किया है और इजराइल इस दर्द को भी नहीं भुला पा रहा है। आगे आपको पूरी तफसील बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, मिल्लत टाइम्स की सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और इस वीडियो को देखिए। मिल्लत टाइम्स आपके लिए लेकर आया है सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम। डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें या यहाँ दिया गया QR कोड स्कैन करें, जिसके बाद एक पेज खुलेगा जहाँ आप 99 रुपये का या कोई दूसरा प्लान चुन सकते हैं। फिर सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक करें, उसके बाद अपना ईमेल, फ़ोन नंबर और नाम दर्ज करें और प्रोसीड पर जाएं। एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना UPI ID डालना है। फिर फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम पर जाएं और वहां जो नोटिफिकेशन आया है उसको ओके कर दें। बस आप बन जाएंगे मिल्लत टाइम्स के सब्सक्राइबर और खुसूसी मेंबर। तो आपसे गुजारिश है, मिल्लत टाइम्स की सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और आइए आपको पूरी तफसील बताते हैं। 17 अगस्त को यानी कल के दिन इजराइल ने यमन पर स्ट्राइक शुरू कर दिया। दरअसल 17 अगस्त को इजरायली अवाम ने ऐलान कर रखा था, हम नेशन वाइड हंगर स्ट्राइक करेंगे, देश की तमाम सड़कों को बंद कर दिया जाएगा और यही हुआ। इजरायली अवाम लाखों की तादाद में सड़कों पर उतर जाती है। 350 से ज़्यादा लोकेशन में इजराइल में प्रोटेस्ट किया जाता है। तिल अबीब से यरूशलेम जाने वाले हाईवे को बंद कर दिया गया, तिल अबीब से हैफा जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया, अस्कलान की तरफ आने वाले हाईवे को बंद कर दिया गया। तमाम छोटी बड़ी जो गुजरगाहें हैं, तमाम छोटे बड़े जो रोड है, उन सब को प्रोटेस्टर ने जाम कर दिया। उन्होंने गाड़ियों को आग लगाना शुरू कर दिया, उन्होंने सरकारी अमलाक को, सरकारी प्रॉपर्टीज़ में आग लगाना शुरू कर दिया, नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने फायरिंग भी की, पुलिस ने गोलियां भी चलाई, पुलिस ने गिरफ्तार भी लोगों को किया। इसके बावजूद जो इजरायली अवाम है उसका साफ कहना था, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और जब ये सब इजराइल में हो रहा था और पूरी दुनिया की तवज्जो, ख़ासतौर पर यूरोप और अमेरिका की तवज्जो इजराइल पर थी, इजराइल ने यमन पर हमला करना शुरू कर दिया, एयर स्ट्राइक कर दिया, ताकि दुनिया की तवज्जो इजराइल के इंटरनल मामले के बजाय यमन पर हमला पर मरकूज़ हो जाए। और इजराइल का कहना है कि यमन के हौसियों ने लगातार इजराइल पर जो हमला किया है बैलिस्टिक मिसाइल से, ड्रोन से, उसका बदला लिया जा रहा है। इस बात में कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं कि गज़ा पट्टी को अस्करी तौर पर जंग के मैदान में अगर कहीं से सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला है, कोई अभी तक गज़ा पट्टी के साथ खड़ा है, अमेरिका और इजराइल के हमलों के बावजूद पीछे नहीं हट रहा है, तो वो है यमन। और यमन में हौसियों की हुकूमत, अब्दुल मालिक हौसी और उनकी पूरी टीम जो लगातार इजराइल से लोहा ले रहे हैं, इजराइल पर हमला कर रहे हैं, बहर अहमर में गुजरने वाले तमाम जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं। कई बड़े बड़े जहाज़ों को इन्होंने तो अपने कब्ज़े में ले लिया, उस पर कब्ज़ा कर लिया। आज एक बार फिर इसराइल ने यमन के हौसियों पर हमला किया, सना पर हमला किया और बहर अहमर में जो यमन के हौसियों का कमांड एंड कंट्रोल है उसको भी टारगेट बनाया इसराइल ने। लेकिन यमन के हौसियों का, अब्दुल मालिक हौसी का फिर बयान सामने आता है कि हम हमास की हिमायत से पीछे हटने वाले नहीं हैं, गज़ा पट्टी के हमेशा साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे, चाहे इजराइल हम पर जितना भी हमला करे। तो ये साफ लफ्ज़ों में बयान आ गया है यमन के हौसियों का और इसको इजराइल अपनी कामयाबी समझ रहा है, क्योंकि 3 दिन पहले ही हौसियों ने इजराइल पर 4 बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया था और 6 ड्रोन का इस्तेमाल किया था। इधर गज़ा पट्टी में अल-क़स्साम ब्रिगेड और अल-क़ुद्स ब्रिगेड के लड़ाकों ने कई जगहों पर इजरायली आर्मी को टारगेट किया, निशाना बनाया। जो अपडेट सामने आई है,
القسام بریگیڈ کے ٹیلی گرام چینل پر، تو اس میں بتایا گیا کہ جو نارتھ غزہ کا علاقہ ہے جہاں جبالیہ البلد ہے، وہاں کئی ایسے گھر تھے جہاں اسرائیلی آرمی تفتیش کے لیے گئی تھی، یا ان علاقوں میں ان گھروں میں اسرائیلی آرمی جا کر کے پوچھ تاچھ کر رہی تھی، کچھ چیزوں کو تلاش کر رہی تھی۔ تبھی القسام بریگیڈ کے لڑاکوں نے ان گھروں کو اپنے گھیرے میں لے لیا، ان گھروں کا محاصرہ کر لیا اور مارٹر گولوں سے بمباری کی اسرائیلی سینا پر، اور اسرائیلی سینا کو وہاں سے نکلنا پڑا۔ اس میں کئی اسرائیلی سینا زخمی بھی ہو گئی۔ اس کے علاوہ ایک اور اپڈیٹ سامنے ہے جس میں بتایا گیا کہ آج دوپہر کی بات ہے، زیتون محلہ جو ساؤتھ غزہ میں ہے، وہاں ارز البری کے علاقے میں اسرائیلی آرمی کا جو کمان اینڈ کنٹرول تھا، اس کے ہیڈ کوارٹر پر بمباری کی گئی، زبردست طریقے سے حملہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ القسام بریگیڈ نے ایک اور اپڈیٹ یہ دی ہے کہ صلاح الدین اسٹریٹ جو وہاں کا نیشنل ہائی وے غزہ پٹی کا، حالانکہ ابھی روڈ ایک طرح سے ختم کر دیا گیا ہے، کچھ بھی بچا نہیں ہے صلاح الدین اسٹریٹ کا، تو اس کے بالکل سینٹر میں رفح کے قریب اسرائیلی آرمی موجود تھی۔ اسرائیلی آرمی کہیں جانا چاہ رہی تھی، اچانک القسام بریگیڈ کے لڑاکے وہاں پر ظاہر ہوتے ہیں، نمودار ہوتے ہیں اور اسرائیلی آرمی کو نشانہ بناتے ہیں۔ ایک اور اپڈیٹ القسام بریگیڈ کی طرف سے دی گئی ہے کہ الاقصی بریگیڈ نے اسرائیلی آرمی پر ایک جگہ حملہ کیا KN-103 سے، جو ایک طرح سے میزائل سسٹم ہے، اور اس کو خود فلسطین کے فائٹرز نے، لڑاکوں نے تیار کیا ہے، تو یہ ان کی خوبی اور قابلیت ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اپڈیٹ یہ سامنے آئی اور اس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ اسرائیلی آرمی اپنی گاڑیوں سے ایک جگہ جا رہی تھی، یہ بختر بند گاڑی تھی۔ ایسی گاڑی ہوتی ہے جس پر باہر سے حملہ کرنا آسان نہیں ہوتا، حملہ کیا جاتا ہے تو ان گاڑیوں کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا۔ اس گاڑی کو ایک سرنگ سے بارود کے ذریعے نشانہ بنائے گا، اور اس کے بعد جیسے چند قدم پر اور آگے حملہ کے بعد یہ گاڑی آگے بڑھتی ہے تو زمین سے دھماکہ ہوتا ہے اور یہ گاڑی بھی وہاں پر تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ القسام بریگیڈ نے باضابطہ اس کی ویڈیو بھی ثبوت کے طور پر پیش کیا ہے، کیونکہ جب تک القسام بریگیڈ کی طرف سے ویڈیو ثبوت کے طور پر پیش نہیں کیا جاتا، IDF اپنی آرمی پر ہونے والے حملے کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے، اور اس لیے IDF اپنی آرمی کے نقصان کو چھپاتی ہے، کیونکہ اس سے اسرائیل کا ڈبل نقصان ہوتا ہے۔ پہلا دباؤ تو اسرائیل کو خود اپنے ملک سے پڑے گا، کیونکہ اس وقت خود پر اسرائیل میں احتجاج ہو رہا ہے کہ جو اسرائیلی آرمی ہے اس کے اندر لڑنے کی صلاحیت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے، لگاتار حماس کے ہاتھوں اسرائیلی آرمی مار کھا رہی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اسرائیلی آرمی کو واپس بلا لیا جائے۔ جو لوگ غزہ پٹی سے واپس اسرائیل گئے ہیں وہ دوبارہ غزہ پٹی آنے کی ہمت نہیں کر رہے ہیں۔ 10,000 ایسے اسرائیلی آرمی کی تعداد ہے جو نفسیاتی مریض ہو چکی ہے، 15,000 سے زیادہ اسرائیلی سینا کی ہلاکت ہو چکی ہے، جو ان آفیشیل ڈیٹا ہے، آفیشیل ڈیٹا بھی 1,000 سے زیادہ کی ہلاکت کا ہو چکا ہے۔ دوسرا اسرائیل کا جو سب سے بڑا نقصان وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں اسرائیل کی ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی، کیونکہ اسرائیل باضابطہ ایک ملک بن چکا ہے۔ اسرائیل کو امریکہ کا سپورٹ ہے، انگلینڈ کا سپورٹ ہے، جرمنی کا سپورٹ ہے، دنیا کے کئی بڑے دیشوں کا اسرائیل کو ہر طرح سے سپورٹ ملتا ہے۔ دوسری طرف حماس ایک ایسا گروپ ہے جس کو امریکہ دہشت گرد قرار دیتا ہے، جس پر دنیا کے کئی دیشوں نے پابندی لگا رکھی ہے، جس کو مکمل آزادی حاصل نہیں ہے، جن کے لڑاکوں کو چن چن کر مارنے کا کام کرتی ہے اسرائیلی آرمی۔ اس کے باوجود یہ لوگ ٹنل سے نکل کر، دوسرے علاقوں سے نکل کر اپنی مضبوط حکمت عملی بنا رکھی ہے، اور یہ اسرائیلی سینا پر حملہ کرتے ہیں، اسرائیلی سینا کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو اس سے اسرائیلی آرمی کی سب سے بڑی ذلت اور رسوائی ہوتی ہے، اس لیے حماس کے ہاتھوں ہونے والے نقصان کو ہمیشہ چھپایا جاتا ہے۔ ایک اور اپڈیٹ یہ سامنے آئی ہے کہ ہجارہ داؤد آپریشن کے تحت اسرائیلی سینا کے خلاف حماس نے اور القسام بریگیڈ اور دوسرے ریزسٹنس فورس کے لڑاکوں نے ایسٹ غزہ میں کارروائی کی ہے، اور یہاں بھی اسرائیلی سینا کو بڑا نقصان پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی طرح کی اپڈیٹ سامنے آئی ہیں جس کا تذکرہ پچھلی ویڈیو میں نے کیا تھا۔ تو آج ڈبل جھٹکا اسرائیل کو لگا، بنجامن نتنیاہو کو لگا۔ ایک طرف اسرائیل میں احتجاج ہے، پروٹیسٹ بڑھتا جا رہا ہے، اور اسرائیلی عوام ہنگر اسٹرائک ختم کرنے کو تیار نہیں۔ مانگ یہی ہے کہ ہر حال میں حماس کے ساتھ سمجھوتا کیا جائے، ڈیل کی جائے، اور اس لڑائی کا یہیں پر اینڈ ہو جائے۔ پوری دنیا سے اسرائیلی عوام یہ مانگ کر رہی ہے کہ بنجامن نتنیاہو پر پریشر بنائے، دباؤ بنائے۔ دوسری طرف غزہ پٹی میں القسام بریگیڈ نے، القدس بریگیڈ نے، الاقصی بریگیڈ نے اور دوسرے ریزسٹنس گروپ نے زبردست نقصان پہنچا ہے اسرائیلی سینا کو، اور ان سب کے بیچ میں اسرائیل نے حملہ کر دیا یمن پر، صنع پر، تاکہ دنیا کی توجہ ادھر مبذول ہو سکے۔ لیکن اسرائیلی عوام کا کہنا ہے اب ہم صرف
लड़ाई का एंड और ख़ात्मा चाहते हैं। हम जब तक हमारे होस्टेज को, हमारे कैदियों को हमारे हवाले नहीं किया जाएगा, हम अपने घरों को वापस लौटने वाले नहीं हैं। सीज़ फायर और जंगबंदी के लिए बातचीत जारी है, लेकिन कुछ भी नतीजा सामने नहीं आ सका है। इजराइल जो अब तक लचक नहीं दिखा रहा था, हमास पर दबाव बना रहा था, आज जब इजराइल में ज़बरदस्त एहतजाज हो रहा है, नेशन वाइड स्ट्राइक हो रहा है, तब बेंजामिन नेतन्याहू का एक ताज़ा बयान टाइम्स ऑफ इजराइल ने यह शाये किया, जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है अगर तमाम होस्टेज को एक साथ रिहा कर दिया जाता है तब हम हमास की शर्तों को मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमास भी कह रही है कि तमाम होस्टेज को रिहा किया जाएगा, शर्त यह है कि जो जंगबंदी है 60 दिनों के लिए ना हो बल्कि परमानेंट जंगबंदी हो और इजरायली आर्मी पीछे हट जाए, अपनी जगह पर ना रहे। इजराइल की तरफ से कहा जाता है कि इजरायली आर्मी पीछे हट सकती है, लेकिन 60 दिनों से ज़्यादा की जंगबंदी का वादा नहीं किया जाएगा और यहीं पर आकर मसला अटक जाता है, मामला फंस जाता है और कोई भी नतीजा सामने नहीं आ रहा है। इधर यूरोप के देशों का अब इसराइल पर दबाव बढ़ने लगा है। अब तक यूरोप के तमाम देशों का दबाव सिर्फ हमास पर पड़ता था या फ़लस्तीन पर पड़ता था, लेकिन अब यूरोप के देशों ने इसराइल पर भी सीज़ फायर का, जंगबंदी का दबाव बनाना शुरू कर दिया है और अवाम का एहतजाज बेंजामिन नेतन्याहू को सबसे भारी पड़ रहा है। नेतन्याहू की तरफ से चुप्पी साधी गई थी, लेकिन देर रात को बेंजामिन नेतन्याहू को बोलना पड़ा कि जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये प्रोटेस्ट देश के ख़िलाफ़ है, देश से गद्दारी है, हमास को फ़ायदा पहुंच रहा है, इस तरह का प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन वहां की जो अवाम है बेंजामिन नेतन्याहू की बातों में नहीं आ रही है। इजराइल के सदर ने भी सामने आकर के यही कहा था कि हम सब यही चाहते हैं कि होस्टेज को वापस लाया जाए, लेकिन इस तरह का जो प्रोटेस्ट है वो हमास को फ़ायदा पहुँचाने वाला है। लेकिन अब जो इजरायली अवाम हैं वो हमास के नाम पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या इजराइल में होने वाले इस प्रोटेस्ट का, एहतजाज का कुछ असर होगा? क्या सीज़ फायर का माहदा हो जाएगा या ये लड़ाई अभी और लंबी चलने वाली है? अब तक तो हमास ने इजराइल को बता दिया है कि लड़ाई जितनी लंबी चाहे चले, हमास तैयार है, फ़लस्तीनी कौम तैयार है, पीछे हटने वाली नहीं है। इजराइल को लग रहा था कि लड़ाई लंबी होगी, ये जंग तूल पकड़ जाएगी तो हमास के लड़ाके सरेंडर करेंगे, घुटनों के बल आ जाएंगे और वो ख़ुद होस्टेज को हवाले करेंगे, रहम की भीख मांगेंगे, माफ़ी मांगेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसराइल की, बेंजामिन नेतन्याहू की, अमेरिका की ये जो पूरी पॉलिसी और वार स्ट्रेटजी थी वो नाकाम साबित हो गई है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें और मिल्लत टाइम्स की सब्सक्रिप्शन ज़रूर ले लीजिए। मिल्लत टाइम्स आपके लिए लेकर आया है सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम। डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें या यहाँ दिया गया QR कोड स्कैन करें, जिसके बाद एक पेज खुलेगा जहाँ आप 99 रुपये का या कोई दूसरा प्लान चुन सकते हैं। फिर सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक करें, उसके बाद अपना ईमेल, फ़ोन नंबर और नाम दर्ज करें और प्रोसीड पर जाएं। एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना UPI ID डालना है। फिर फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम पर जाएं और वहां जो नोटिफिकेशन आया है उसको ओके कर दें। बस आप बन जाएंगे मिल्लत टाइम्स के सब्सक्राइबर और खुसूसी मेंबर।